हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एसिड बेस एंड साल्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितना हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसी चीज़ को आज हम आगे और अच्छे से समझने जा रहे हैं और नई नई चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी किए हुए। थोड़ा बहुत आवाज़ आपको रिकॉग्नाइज हो सकता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगल बगल थोड़ा सा काम वर्किंग हो रही है, तो इसलिए मैं उस पर ध्यान न देते हुए लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास आवाज़ जा रही है तो आप थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा हुआ है कि भैया एसिड जो होते हैं वो अलग अलग आधारों पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर घुलने के आधार पे देखा जाए तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। और उत्पत्ति के आधार पे देखा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड होता है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? इजीली अपना हाइड्रोजन आयन क्या कर देता है? निकाल देता है पानी के अंदर, ठीक है। जबकि वीक एसिड अपना जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं निकलता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड इस तरीके से हम समझते हैं। जबकि मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कि भैया मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कहाँ पे बनाए जाते हैं? लैब में या बाहर मिल जाते हैं, या लैब में बनाए जा सकते हैं या बाहर मिलते हैं हमको। जबकि ऑर्गेनिक एसिड नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। या ऐसी चीजें जिसमें हम खाते हैं, खाने वाली चीजों में ज्यादा पाया जाता है। और खाने वाली चीजें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, तो उन लोगों के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है। कौन? ऑर्गेनिक एसिड। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है, ठीक है ना, पिछले वीडियो के अंदर। अब हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा है कि भैया ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिनरल एसिड। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिनरल एसिड मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सब के सब क्या है? मिनरल एसिड है। जो बाहर बनाए जा सकते हैं वो सब के सब क्या है? मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड है। और जो आसानी से, अगर मिनरल एसिड को मैं पानी के अंदर डालूंगा तो क्या करेंगे? ये आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे या निकालेंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मिनरल एसिड वही काम करता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पहचान है सेम टू सेम वो काम मिनरल एसिड का है। इसी तरीके से ऑल वीक एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड। तो जितने वीक एसिड है वो सब के सब कौन है? ऑर्गेनिक एसिड है। समझ पा रहे हैं? तो ये पहचानने के लिए बता रहा है। ये क्या बता रहा है? पहचानने के लिए कि मान लो अगर आपको पहचानना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है। अगर कोई भी आपने एसिड उठाया वो कहाँ पाया जा रहा है? लैब में पाया जा रहा है। दैट मीन्स लैब में इसको बनाया जा सकता है। लैब में या मैं बना सकता हूँ, बाहर बना सकता हूँ। इस कंडीशन में मैं इस एसिड को क्या बोल दूंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन सपोज कर लो अगर मैंने कोई ऐसा एसिड देखा जो मैं लैब में नहीं बना सकता हूँ, यानी मेरा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो एक्चुअल में क्या होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर, खाने वाली चीजों के अंदर बन रहा है, तो उस तरीके का जो एसिड होगा वो कैसा होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। सीधी सीधी बात है ना। और ऑर्गेनिक एसिड मतलब ये कैसा एसिड होगा? वीक एसिड। जब कभी भी हमको ये लगे कि ये कहाँ से पाया जा रहा है? जीवों से पाया जा रहा है ऐसा एसिड, यानी जीवों के अंदर है, तो हम उस एसिड को वीक एसिड कहेंगे। और अगर हम किसी एसिड को लैब में बना सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिसको पानी के अंदर डाले तो आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करें। वीक एसिड मतलब जिसको पानी के अंदर डाले तो आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज ना करें। अब इसी तरीके से बेस की बात करें हम, तो बेस भी इसी तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो बेस दो तरीके का होता है, एक तो सॉल्यूबल होता है और एक तो इनसॉल्यूबल, यानी घुलने वाला बेस और ना घुलने वाला बेस। घुलने का मतलब पानी के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और आसानी से क्या कर देते हैं? OH- आयन दे देते हैं। जैसे एसिड अपना क्या देता है? H+ आयन। वैसे क्षार के पास क्या होता है? OH- आयन। तो क्षार अगर पानी में घुल के अपना OH- आयन दे देता है तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि ऐसा क्षार क्या कहलाएगा? सॉल्यूबल बेस, यानी घुलनशील क्षार कहलाएगा। जबकि अघुलनशील क्षार क्या होगा? जो पानी पर घुलने पर, मतलब पानी में घुले लेकिन आसानी से OH- आयन नहीं दे रहे हैं। जब आसानी से OH- आयन नहीं दे रहे हैं इसका मतलब घुल ही नहीं रहे हैं। जब टूटा नहीं तो घुलेगा कैसे, है ना। टूटेगा नहीं तो घुलेगा कैसे? जैसे वीक एसिड है तो घुल रहा है नहीं, आसानी से जब अपना H+ आयन दिया नहीं तो पानी के अंदर अच्छे से घुला नहीं। समझ पा रहे हैं? पानी के अंदर अच्छे से घुला नहीं, और अच्छे से घुला नहीं तो क्या है? अघुलनशील है,
भाई चीनी को पानी के अंदर डालो, अगर चीनी अच्छे से नहीं घुला तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ना कि चीनी पानी के अंदर नहीं घुल पा रहा है, यानी अघुलनशील है तब चीनी, और अच्छे तरीके से उसके सभी जो कण है वो क्या हो गए, पानी के अंदर मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो टूट गया ना चीनी। यस और नो? इस तरीके से पकड़ पा रहे हैं ना? तो पूरा घुल गया तो घुलनशील है, अगर बच जा रहा है तो इसका मतलब अघुलनशील है, पूरा नहीं टूट पा रहा है यानी अघुलनशील है। तो ऐसे ही अगर क्षार आसानी से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है और अपना OH माइनस दे रहा है पानी के अंदर, तो इसका मतलब वो पानी के अंदर घुल जाएगा। अगर वो पानी के अंदर जाने के बाद अपना OH माइनस नहीं ला पा रहा है, दैट मीन्स अपने आप को नहीं तोड़ पा रहा है, इसका मतलब वो पानी के अंदर अघुलनशील है। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान देंगे ऐसे बेस जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, तो जानते हैं उन बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। सेम कहानी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड भी पानी के अंदर आसानी से घुलेंगे और H प्लस अपना आयन दे देंगे। वैसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं भैया, आसानी से पानी के अंदर घुलेंगे, OH माइनस दे देंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस यानी जो पानी में घुलने वाले क्षार होते हैं, इनको एल्कलाइन या एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन या एल्कली। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म। आप लोगों ने सुना होगा भस्म या क्षार, क्या सुना होगा? भस्म या क्षार। तो ऐसे क्षार को हम भस्म कहते हैं जो पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। समझ पा रहे हैं? उसी क्षार को हम लोग क्या नाम देते हैं? भस्म। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन या एल्कली। क्लियर है? और ये कैसे बेस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। ये जब पानी के अंदर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या निकालेंगे? OH माइनस आयन। जबकि ये जो पानी में नहीं घुल पा रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? वीक बेस। क्या बोलेंगे? वीक बेस। वीक बेस मतलब कमजोर है ये। क्या ये? कमजोर है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर से ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है हमारे पास NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है भैया? NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अमोनिया बेस है कि नहीं है? है ना? ये लिविस बेस है, याद करिए आप। कैसा बेस है? लिविस बेस है ना? तो अमोनिया भी बेस है, NH4OH भी क्या है? बेस है। क्लियर है? ये लोग पानी में घुलने के बाद यानी पानी में डालने के बाद अपना ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज नहीं कर पाते, यानी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रिलीज कर पाते। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस समझ लिया, वीक एसिड वीक बेस समझ लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसा एसिड, ऐसा अम्ल जो पानी के अंदर घुले और आसानी से अपना H प्लस आयन दे पाए, यानी ज्यादा से ज्यादा वो H प्लस आयन दे पा रहा है, टूट पा रहा है तो घुल पाएगा। ठीक है? और जो पदार्थ पानी के अंदर नहीं घुल पाएगा वो क्या होगा, मतलब जो अम्ल पानी के अंदर नहीं घुल पाया वो क्या है? वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम कहानी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? भस्म। उसी चीज को इसने अलग से लिख दिया है। ठीक है ना? क्या लिखा गया है? एल्कली यानी भस्म। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलाई बेस, यानी बेस और एल्कली बेस के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बेसिस जो क्या हो पानी के अंदर सोल्यूबल है, घुलने वाले हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, या भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म। भस्म को इंग्लिश में ही एल्कली बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, जो क्षार पानी के अंदर घुल सकता है उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? भस्म। क्या नाम देंगे? भस्म। जो बेस पानी के अंदर सोल्यूबल है उसी को हम लोग एल्कली बोलेंगे। ठीक है? बिल्कुल। बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ऑल एल्कली। देखिए यहाँ पे बोला है कि बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इस लाइन का मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए सभी बेसिस तो नहीं घुलते हैं, सभी बेस तो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, कुछ नहीं, कुछ घुलते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। तो जो घुलते हैं उन्हीं को हम एल्कली बोलेंगे, सबको नहीं बोल देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा गया है कि भैया बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर का मतलब यहाँ पे गलत है। एक्चुअल में ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है ना? सभी क्षार पानी के अंदर नहीं घुल सकते, केवल कुछ क्षार पानी के अंदर क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और जो क्षार पानी के अंदर घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम लोग भस्म बोलेंगे, उन्हीं बेसिस को हम एल्कली बोलेंगे। वही बात लिखी है कि ऑल एल्कली आर नॉट बेस, सॉरी ऑल एल्कली आर बेस
जितने भी भस्म है वो सब के सब क्या है, क्षार है। लेकिन सभी के सभी जो क्षार है वो सब क्या नहीं है, भस्म नहीं है। आया ना, ये तो समझ में आ रहा ना, जितने भी भस्म है वो तो सब क्षार है, ये है। लेकिन सब के सब क्षार पूरे के पूरे आ जाएंगे क्या, भस्म बन जाएंगे? नहीं, सिर्फ वही क्षार भस्म कहलाएंगे जो पानी के अंदर घुलेंगे। अब बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है नहीं, जो पानी में घुलता है क्षार वही भस्म कहलाता है, नहीं घुलता है भस्म नहीं कहलाएगा। क्लियर, खत्म। अब देखिएगा, पानी के मात्रा के आधार पर अम्ल एवं क्षार, यानी किसी एसिड के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, समझ पा रहे हैं, पानी की मात्रा, समझिएगा ध्यान से, उस आधार पे हम देख रहे हैं। तो एक होता है डाइल्यूटेड एसिड और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, पानी की मात्रा के आधार पर। तनु अम्ल और सांद्र, तनु अम्ल और सांद्र, किसको हम तनु अम्ल बोलेंगे, किसको हम सांद्र अम्ल बोलेंगे, एक ही सिंगल कहानी में समझाऊंगा। तनु अम्ल में पानी की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा। सपोज करिए आप कोई शरबत बना रहे हैं, उसमें पानी ज्यादा है, तो शरबत कैसा होगा, पतला होगा कि नहीं होगा, बहुत क्या होगा, पतला होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे तनु अम्ल है, तनु अम्ल में पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, तो कैसा अम्ल है, पतला है, समझ पा रहे हैं। ऐसे सांद्र अम्ल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ऐसा शरबत बनाया जिसमें पानी कम रखा, चीनी, तो क्या होगा, एकदम सीधा टाइप में होगा ना, सूखा सूखा होगा ना, मोटा होगा कि नहीं होगा, बहुत मोटा या बहुत सूखा टाइप में होगा। यस और नो, मतलब आपने 1 किलो चीनी डाल दिया, 1 किलो चीनी, और उसके अंदर 1 किलो पानी डाल रहे हैं, कितना बढ़िया बनेगा तुम्हारा, बहुत मोटा बनेगा कि नहीं बनेगा, सूखा सूखा होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है ऐसे ही होता है, इसमें पानी की मात्रा क्या रहती है, कम, तो ये कैसा एसिड है, सूखा हुआ, समझ पा रहे ना। तनुमंदम पतला है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो विलयन बनाने के लिए जितना पानी एसिड, मतलब पानी में एसिड घुल जाए उससे अधिक मात्रा में पानी का यूज कर सकते हैं, मतलब एसिड कम पानी ज्यादा। यहाँ पे जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया, आया ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूं, देखिएगा। सीधा सीधा मतलब मैंने यहाँ पे ये बताया कि भैया एसिड कम है पानी ज्यादा है, सीधा मतलब ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। इस पूरी कहानी को हटाओ, सीधा मतलब लिखना पतला अम्ल, तो इस बार है ना पतला अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें पानी की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा ज्यादा हो, या सीधा सीधा बोलूं तो सूखा एसिड, ठीक है ना, क्लियर है। इसका एक एग्जांपल आप लिख लेंगे, इसके अंदर आता है HCl। HCl को जानते हैं हम क्या नाम देते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का एग्जांपल H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। तो सांद्र क्यों लगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। H2SO4 कैसा है, सूखा सूखा है, और HCl कैसा है, पतला है। आई बात समझ में, HCl कैसा है, पतला है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो डाइल्यूटेड एसिड का नाम कोई पूछे तो आप क्या नाम दोगे, HCl, क्या बोलोगे, HCl, पूरा नाम है, बोलो, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम बेस की बात करते हैं, तो बेस भी इस तरीके से दो होगा, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा वो कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, और जिसमें पानी की मात्रा कम वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्लियर है ये बात, यस और नो। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। तो जहाँ डाइल्यूटेड या तनु लिख दिया मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी वो पतला विलयन है ना। और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया वहां पे क्या समझोगे आप, सूखा है। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि अम्ल या क्षार को किस प्रकार तनु अम्ल या क्षार के, मतलब तनु अम्ल या तनु क्षार में परिवर्तित किया जा सकता है। मान लो कोई एसिड या बेस है, मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि वो कैसा बन जाए, डाइल्यूटेड बन जाए, तनु बन जाए, सोच पा रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि कोई एसिड है लेकिन मैं उसको डाइल्यूटेड बना दूँ, तो कैसे करूँगा मैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं किसी बीकर में मैं क्या ले लूँगा, बीकर समझते हैं, बीकर आपको दिखाया गया होगा ऐसे करके, है ना, ऐसे भी ले सकते हो। ये तो आपका फ्लास्क हो जाएगा, ये नहीं लेना है आपको। बीकर आप नॉर्मली ले लो ऐसे ग्लास टाइप में, ठीक है ना, ग्लास टाइप में, इसी को बीकर मान लो फिलहाल में। क्लियर है। इस बीकर में आप सबसे पहले क्या लेंगे, बीकर में पानी लेंगे, उसमें एसिड धीरे धीरे डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है कि आपको पानी पहले लेना, उसमें क्या डालना है, एसिड डालना। समझ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, अगर ये भी कहानी है कि मान लो आपने बीकर लिया पहले,
आपने सबसे पहले किसको डाल दिया? एसिड को। एसिड डाला, एसिड डाल के अब ऊपर से क्या मिला रहा है उसमें? पानी। तो आप जानते हो कि जब पानी आप डालते हो किसी विलयन के अंदर या किसी पदार्थ के ऊपर, तो क्या होता है? जब पानी जाता है तो छटकता है ना? तो आपने पानी डाला, हो सकता है एसिड छटक के आपके ऊपर आ गया, तो बहुत समस्या हो जाएगी आपके बॉडी के लिए, क्योंकि एसिड क्या है? सपोज क्या कर लो, एसिड क्या है? तेजाब है। क्या है? तेजाब। मतलब ये कहने का मतलब कि जब तुम पानी ऊपर से डालोगे तो थोड़ा सा भी छिटका, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी के ऊपर क्या आ गया? तेजाब। तेजाब आ गया तो इसका मतलब जला देगा ना वो स्किन को, आपके लिए समस्या क्रिएट कर देगा, नहीं कर देगा? तो बड़ी सावधानी बरतनी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको पानी डालना है। क्या डालना है? पानी। पानी डालोगे तो क्या फायदा होगा? पानी पहले से जब रहेगा तो उसके अंदर एसिड डालोगे, एसिड डालोगे तो क्या हुआ? छटकने का जो ऑप्शन, अगर छटकेगा भी तो कौन छटक के आएगा? पानी छटक के आ जाएगा, एसिड थोड़ी छटक के आएगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले एकदम जब कढ़ाई गर्म हो जाती है, समझिएगा ध्यान से, तो उसके अंदर क्या डालते हैं? तेल। तो तेल छटकता हुआ नजर आता है कि नहीं आता? पानी नहीं रहता। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले ही नहीं डाल देते हैं, सबसे पहले हम तेल डाल देते हैं, फिर गर्म करते जा देते हैं। यस और नो? क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं, उतना दिमाग नहीं दौड़ाना है। फिलहाल में नीचे हमको क्या रखना है? पानी, और उसके ऊपर से क्या डालना है हमको? एसिड को। अब मैं ऊपर से एसिड डाल रहा हूँ, तो जब ये एसिड जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? घुल रहा होगा। धीरे धीरे इस एसिड के अंदर क्या आ रही होगी? पानी आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं? धीरे धीरे मैं पानी डाल रहा हूँ। इसलिए डालेंगे क्योंकि धीरे धीरे डालेंगे तो एसिड टूटता जाएगा और ज्यादा मात्रा में उष्मा भी नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ही कंडीशन बता दिया कि भाई धीरे धीरे डालना। धीरे धीरे डालोगे तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा डालोगे, थोड़ा थोड़ा जाएगा तो घुलते जाएगा। क्या होते जाएगा? घुलते जाएगा। एक ही बार डाल दिया तुमने तो एसिड अगर पानी के अंदर जा रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हीट। अब एक ही बार तुमने पूरा एसिड ऐसे उड़ेल दिया उसी के अंदर, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकल गई? गर्मी निकलने लगेगी, उष्मा निकलने लगी, जिसको आप सहन भी नहीं कर पाओगे। तो उससे भी आपको क्या हो सकती है? दिक्कत। समझ पा रहे हो? इसलिए आपको क्या करना है? धीरे धीरे डालना है। क्लियर है? हम एसिड में पानी नहीं डालेंगे, बल्कि पानी में क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। क्लियर है? क्योंकि एसिड में पानी डाले तो पानी की मात्रा कम और एसिड ज्यादा हो जाता है, तो एसिड जल्दी से मिल नहीं पाता। जल्दी से क्या नहीं हो पाता है? मिल नहीं पाता, जिससे अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, जिससे जो एक्सपेरिमेंट करता है उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। अब देखो दूसरा कंडीशन इसने बता दिया कि भाई अगर तुमने एसिड को पहले डाल दिया, एसिड को पहले डाल दिया तो होगा क्या प्रॉब्लम? देखो एसिड के अंदर पानी जितना जाएगा उतना ही एसिड टूटेगा, और पहले से ज्यादा मात्रा में क्या है? एसिड है। पानी की मात्रा कम रहेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी। समझ पा रहे हो? तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो हमारे लिए क्या हो सकती है? दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इससे बचने के लिए बेस्ट है कि आप क्या करिए? पानी पहले नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर से धीरे धीरे क्या डालिए? एसिड। क्लियर है? तो वो क्या होते जाएगा? धीरे धीरे डाइल्यूटेड होते जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है, संकेत देता है किस चीज के बारे में, कि एसिड है कि बेस। और यूनिवर्सल इंडिकेटर है कौन? सर पीएच स्केल। पीएच स्केल को ही हम लोग क्या नाम दिए? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इसको किसने बनाया था? इसको एसपीएल सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था? एसपीएल सोरेनसन ने। ये क्या करता है? तो ये किसी सब्सटेंस के बारे में बताता है कि ये एसिड है कि बेस। ठीक है ना? इसका यूज कहीं भी किसी भी पदार्थ के लिए किया जाता है, कहीं भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं। मतलब गर्मी है तो यहाँ पे नहीं मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे, ठंडी है तभी करेंगे। ठीक है ना? कहीं भी यूज कर सकते हो और किसी भी पदार्थ के लिए कर सकते हो। मेन इसका मोटिव क्या है? ये जानना कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस। तो हम इसका यूज क्या करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, सॉरी, पदार्थ के अंदर एसिड है कि बेस, यानी पदार्थ जो है हमारा एसिड है कि बेस, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच स्केल का। क्लियर है? अब देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल कुछ इस तरीके से होता है। पीएच स्केल आप वैसे भी गूगल पे देख सकते हो, बाकी यहाँ पे बना के दिखाया गया। पीएच स्केल में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 14 तक। ध्यान से समझिएगा। और इसमें मेनली क्या होता है? कलर बने होते हैं। क्या होते हैं? कलर। देखो उस स्केल के ऊपर जब आप किसी एसिड को रख रहे हो तो वो कलर देता है। क्या देता है? कलर। जैसे मान लो गहरा लाल कलर दे दिया। कैसा कलर दे दिया? गहरा लाल कलर। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? 0 से 1 के बीच में, और वो बहुत तगड़ा एसिड है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं?
अगर उससे गहरा लाल नहीं, नॉर्मल लाल दिया तो इसका मतलब ये वो 1 से लेके 3 के बीच में है। नारंगी लाल है तो 3 से लेके 4 के बीच में, नारंगी है तो 4 से लेके 5 के बीच में। समझ पा रहे हैं? पीला हरापन आना स्टार्ट हुआ, देखिए 7 से पहले क्या होगा, लाल होगा, ठीक है ना, 7 तक जाते जाते हरा, 7 से थोड़ा सा आगे जाते जाते हरा, और धीरे धीरे जितना पीछे जाएंगे नीला होगा, फिर बैगनी। समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से कलर के अंदर वेरिएशन आ रहे होंगे। जब आप पीएच स्केल लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप सबको पता है, क्या पता है कि भैया ये किसी पदार्थ के बारे में ये बताता है कि वो एसिड है कि बेस है कि उदासीन है। उदासीन मतलब कि ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, ठीक है ना। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। किससे किसके बीच में होता है? 0 से लेके 14 के बीच में होता है। फटाफट देखेंगे, अलग अलग रंग अलग अलग पीएच मान बताते हैं, ये तो आप देख ही पा रहे हो, है ना। और क्या करता है ये? बहुत सारा केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर करके बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दो कि ये जो पीएच स्केल होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर से बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कई सारे केमिकल कंपाउंड को मिक्स किया जाता है, तब जाके क्या बनता है? हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है, ठीक है। यदि पीएच मान कहां से कहां के बीच में हो, यदि पीएच मान 7 से कम हो अथवा लाल व पीला रंग को दर्शाता है तो पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अम्ल के रूप में दिखाते हैं, यानी वो क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से कम हो, किससे कम हो? 7 से कम, और 7 से ज्यादा है तो क्षार, 7 हो गया तो उदासीन। क्लियर है ना? ये सब बातें आप सबको पता है कि भैया पीएच मान क्या हो, 7 से अधिक हो अथवा नीला जामुनी रंग दिखाता है तो यह क्या बताता है कि ये पदार्थ जो है क्षार है। और अगर पीएच वैल्यू कितनी हो जाए? 7 हो जाए और रंग क्या हो जाए? हरा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऑब्जेक्ट या जो पदार्थ है वो क्या है? उदासीन है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, यानी तब वो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। तब उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट यानी लवण। क्लियर है? अब एक बात ये बताई गई कि अम्लीयता जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू के। अम्लीयता यानी एसिडिटी, ठीक है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है पदार्थ की वो पीएच वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा काम करती है। अगर मैं पीएच वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एसिड अम्लीयता क्या होगी? घटेगी, है ना। जितना हम क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 0, मान लो कोई एसिड है, कोई पदार्थ है, उसका एसिडिक वैल्यू या पीएच वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है, तो बहुत तगड़ा एसिड होगा। 2 हो गया तो थोड़ा सा कम, इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा कम होगा। 3 हो गया और कम हो रहा है। 4 हो गया और कम एसिडिक हो गया। 5 और कम, 6 और कम, 7 और कम, 8 और कम। यानी जितना आप पीएच वैल्यू बढ़ाते जाओगे उसके अंदर की जो अम्लीयता है वो क्या होती जाएगी? कम। जबकि क्षारकता जो होती है वो यानी बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो पीएच वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्षारकता बढ़ेगी, है ना। 8 नंबर पे मान लो कोई पदार्थ है, उसका पीएच वैल्यू कितना है? 8, वो क्षार है। और एक और है पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू है 12। दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्षार कौन होगा? 12 वाला। यानी जितना वैल्यू बढ़ेगी पीएच की उतना ज्यादा वो खतरनाक वाला क्षार बनेगा। क्लियर है ना? तो क्षारकता बढ़ती जाती है पीएच वैल्यू को बढ़ाने पे और अम्लीयता घटती जाती है पीएच वैल्यू को बढ़ाने पर। क्लियर है? अब समझिएगा पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब, तो पीएच के कई सारे नाम रखे गए हैं। पी से होता है पावर, पी से होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का फुल फॉर्म ये होता है। तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि इस पीएच वैल्यू का हमारे लाइफ के अंदर क्या उपयोग होता है, ठीक है ना। यूज ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे जीवन काल में इनका क्या उपयोग है, ठीक है, देखा जाए। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भैया पीएच वैल्यू की क्या क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहला हम पीएच वैल्यू का उपयोग करते हैं सॉइल के बारे में जानने में। सॉइल मतलब मिट्टी, जो हमारी मिट्टी होती है ना उसके बारे में जानने में, ठीक है। अब देखिए मेनली मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है।
पीएच वैल्यू 7 होता है, तो दैट में से क्या है, उदासीन है, ना ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है। लेकिन क्या होता है कि पानी आता है, मतलब बारिश आती है, वर्षा आती है, तो वर्षा आपको मैंने पढ़ाया है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जानते हैं, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन में मेनली होता क्या है, एसिड रेन में मेनली होता क्या है ये समझ लीजिए। मेनली होता ये है कि हमारे वहाँ के जो खतरनाक खतरनाक कंपाउंड है, खतरनाक खतरनाक कंपाउंड छोड़िए यार, जान लीजिए, बहुत सारे गैसेस निकलती है हमारे पृथ्वी पे, छोड़िए ये भी जाने दीजिए, आसान करते हैं और आसान करें, सीधी सीधी बात। आज सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आप नॉर्मली आप ब्रीथिंग के थ्रू निकाल रहे हो वो तो प्लांट ले लेता है, लेकिन और भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे धुएं के रूप में। किसी चीज को आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है नहीं जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ऐसे बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियां हैं भाई, दवाइयाँ ये बन रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनसे बहुत खतरनाक गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, निकल रही है ना। एक तो आप कार्बन डाइऑक्साइड देख ही रहे, धुएं के रूप में निकल रहा है, फिर केमिकल फैक्ट्रियों से क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है। ये सब निकल रहे हैं, और ये सब निकल के कहाँ जाएंगे, ये सब निकल के कहाँ जाएंगे बताओ, ऊपर ही तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर, एटमॉस्फेयर में। और एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में कौन और बैठा होता है, पानी। एटमॉस्फेयर में और कौन बैठा होता है, पानी। पानी यानी H2O, यस और नो, H2O भी बैठा हुआ है। यानी आपने देखा कि भैया पृथ्वी पर अलग अलग कारणों से, एक कारण से नहीं, कई सारे कारणों से कई सारी गैसेस निकल रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कभी कभी नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है, NO2, समझ पा रहे हैं। ये सब कहाँ जाते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। और वातावरण में आप लोगों ने ये बचपन में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो पानी है वो भी भाप बनता है, और भाप बन के कहाँ जाता है, ऊपर ही जाता है। तो मेनली होता क्या है कि ऑलरेडी ऊपर पहले से कौन प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, और इन पानी के अंदर कौन कौन बारी बारी कई लोग आ जाएंगे, यानी एक तो CO2 आ गया, और जब ये पानी के साथ मिला तो क्या बना देगा बाबू, तब ये बना देगा H2CO3, बना दिया कि नहीं बना दिया। और ये क्या है बताइए, क्या है H2CO3, बताइए, नहीं पता, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये एक एसिड है कि नहीं है, ये क्या है, एक एसिड है, यस सर नो। यानी पानी के अंदर कौन घुल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बना दिया, एसिड बना दिया। अब भाई बारिश होगी तो बारिश किस फॉर्मेट में होगी, इसी फॉर्मेट में होगी कि नहीं होगी। ये पानी अब अकेले आएगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेके आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ मिलाने का मतलब वो क्या बन चुका है, एसिड। यानी अब हमारी धरती पे क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है, ठीक है। तो यानी पानी के अंदर जब ये गैसेस मिल जाती हैं और पानी को क्या बना देती हैं, एसिड, और बारिश जब होती है तो एसिड के रूप में होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन, क्लियर है। और समझो ये तो अभी CO2 मिला है, ऐसे ही मान लो पानी है, पानी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, और ये क्या बना देगा भैया, H2SO4 बना देगा, H2SO4। H2SO4 क्या है, अभी जस्ट बताया मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है सर, इसका मतलब ये तो क्या बन गया, पानी मेरा क्या बन गया, एसिड। जब बारिश होगी तो पानी किस फॉर्म में आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में आएगा, दैट मींस एसिड के फॉर्म में आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ऐसे ही और कौन है, ऐसे ही हमारे पास है H2O, H2O के साथ कौन मिल गया, NO2, तो NO2 मिल गया तो फिर क्या ये करेगा सर, ये बना देगा HNO3 बना देगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, क्लियर है। और नाइट्रिक एसिड यानी फिर पानी क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड, क्लियर है। ऐसे क्लोरीन भी निकल के जाता है, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रियों से कौन, क्लोरीन गैस भी निकल के जाती है, तो भी जाएगी पानी के साथ मिलेगी, H2O और Cl2 क्या बना देगी, HCl बनाएगी, है ना, HCl बनाएगी, और ये HCl पानी के रूप में कहाँ आएगा, नीचे आएगा, समझ पा रहे हो। यानी पानी के अंदर घुल के हमारे साथ क्या आएगा, एसिड आएगा, यानी पानी नहीं आएगा, क्या आएगा, एसिड आएगा। और जब पानी नहीं आएगा यानी वर्षा के रूप में एसिड आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मान लो ये किसी जगह पे पड़ेगा, सपोज कर लो ये सरफेस पे पड़ा, इस सरफेस का पीएच वैल्यू क्या है, मतलब सॉइल का पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, लेकिन इसके पास पानी जो आ रहा है वो क्या है, एसिड है,
तो ये जैसा रहेगा पानी वैसा ही इस सॉइल को, इस मिट्टी को भी तो बनाएगा। तो धीरे धीरे इस मिट्टी को ही क्या बनाने लगा, एसिडिक नेचर का बनाने लगा कि नहीं बनाने लगेगा। यानी ये जो हमारा मिट्टी है, हमारी जो मिट्टी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी, एसिड के फॉर्म में। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, क्योंकि 7 से कम रहेगा तब ना एसिड माना जाएगा। और धीरे धीरे एसिडिक नेचर में जा रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 से घट रही होगी। समझ में आ रहा है। और जब 7 से कम हो रही है यानी सॉइल का जो नेचर है एसिडिक होते जा रहा है, तो इसका उपजाऊपन क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। समझ पा रहे हो, इसका उपजाऊपन क्या होने लगा, घटने लगा। यानी यहाँ पे आप कुछ बोओगे तो अच्छे तरीके से वो क्या नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स वहां पे अच्छे तरीके से उगेगा नहीं। समझ पा रहे हो। तब हमको पता चल गया कि यहाँ पे उग नहीं रहा है, यानी कोई तो समस्या है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी पीएच वैल्यू चेक करेंगे। चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे। अब पीएच वैल्यू चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आइए समझ आ गया। इसकी पीएच वैल्यू से हमको पता चल गया कि नहीं चल गया। तो पीएच वैल्यू हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, क्लियर है। यही बात इसने बोली है कि जब अम्ल वर्षा होता है तो मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। इससे मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है और उपज अच्छी नहीं होती है। तब हम लोग खेतों में क्या डालते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हैं, मैग्नीशियम वगैरह डालते हैं। खाद वाद डालते हो ना, उसके अंदर यही तो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड करता क्या है, तो वो जितना एसिड है उसको क्या कर लेता है, खत्म करने का काम करने लगता है। क्या करने लगता है, खत्म करने का काम करने लगता है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या, अभी सिंपल समझो। अब आप कहोगे सर कैसे, सब चीज का कारण समझो। भाई एसिड को खत्म करना है ना, तो इसके दुश्मन को लेके आओ। इसका दुश्मन है बेस। एसिड को हराएगा कौन, बेस। एसिड को अगर ज्यादा एसिड है तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस की। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमेशा क्या बना देते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रल। हमें सॉइल को क्या करना है, न्यूट्रल करना है ना, आया ना, उदासीन करना है। 7 पे था ना भाई। तो हमने, हमारा खेत कैसा हो चुका है, एसिडिक। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस। अब तुम अगर मान लो HCl लिए हो, क्या लिए हो, HCl, और उसके सामने किसको रखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है कि नहीं है, बिल्कुल। मेटल ऑक्साइड आल्सो इज अ बेस। मेटल ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। अब इसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का। किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट को। दैट मींस इस एसिड को क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। समझ पा रहे हो। देखो क्या बनेगा यहाँ से, MgCl के साथ मिल जाएगा तो MgCl2, MgCl2, और क्या निकलेगा, H2O। क्या निकला, H2O। क्लियर है। एसिड खत्म, बेस भी खत्म, क्या बना, सॉल्ट। तो एसिड ज्यादा हो गया तो इसका मतलब किसको लेके आएंगे, बेस को। आया ना, अरे आना बोलो। ऐसे ही हम लोग पेट के अंदर भी देखते हैं। पेट के अंदर जब हम बोलते हैं ना कि गैस हो गया है, गैस मतलब मेनली एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। खाना खाते तो पेट के अंदर भी क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है। उसी HCl के अंदर जाने पे खाना जो होता है टूटता है और खाने के अंदर कीटाणुओं को HCl मारता है, ठीक है। तो जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम इनो पीते हैं। क्या पीते हैं, इनो। इनो को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मेनली होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सीधा सीधा दिख रहा है कि बेस है कि नहीं है, यस और नो। HCl एसिड है और हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बेस का। इनो के अंदर क्या होता है, क्षार। तो ये क्या करता है, जितना एक्स्ट्रा एसिड है ये क्षार उसको न्यूट्रल कर देता है। समझ पा रहे हो ना। तो हमेशा याद रखना, अगर ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहा है कोई, तो उसके सामने किसको खड़ा कर दो, बेस को। पूरा जो एक्स्ट्रा वाला उसका एसिडिक नेचर है उसको खत्म कर देगा कौन, बेस। ऐसे ही ज्यादा एसिड बेसिक नेचर है तो उसके सामने किसको खड़ा कर दो, एसिड को। समझ पा रहे हो ना। ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ना ही एसिड ना ही बेस, न्यूट्रल। क्लियर हो। तो देखो सॉइल को हम लोग फिर से उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं कैसे, उसकी पीएच वैल्यू चेक करके। पीएच वैल्यू चेक किया भैया 7 से कम है, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से 7.8, मतलब अंदर की बात करें मैं तो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का खून का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 से 7.8 के बीच होता है। पीएच से पता कर देते हैं। समझ पा रहे हो ना। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है मेनली कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, 7.4 से 7.8। बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है। उन सभी ऑर्गन की जो पीएच वैल्यू देखोगे ना तो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, 7.0 से 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहती है, ठीक है ना।
हाँ, अगर पीएच वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब खतरा है हमारे लिए। समझ पा रहे हैं ना? बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर है, कम हो रहा है तो एसिडिक नेचर, तो हमारे अंदर क्या होने लगेगी, समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो हम ये किससे पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर समस्या का उत्पन्न क्यों हो रहा है, समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है? पीएच वैल्यू से, है ना? पीएच वैल्यू से चेक कर लेंगे भाई, अगर पीएच वैल्यू घट बढ़ रही है तो उस अनुसार हम काम करेंगे। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो बेस को लेके जाएंगे, बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिड को लेके जाएंगे, लेकिन हमेशा हमको उसको मेंटेन करने पड़ता है। डीके ऑफ टूथ, दांत का क्षरण, दांत टूट जाता है, दांत खराब हो जाता है, तो मेनली दांतों का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? 5.5 से अधिक रहता है। कम होने पर दांतों का क्या होने लगता है? क्षरण। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जब हम जो ब्रश करते हैं, ब्रश क्या करता है? ब्रश के अंदर जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर आप सही टाइम पे टूथपेस्ट कर रहे हो सही टाइम पे, तो आपके दांतों के अंदर क्या नहीं होगा? खराबी नहीं आएगी। दांत खराब कब होते हैं? जब हम सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो उसमें मेंटेन करने की क्षमता है। समझ पा रहे हो? जब ज्यादा नेचर चेंज हो रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, जैसे हमारे दांतों को का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 5.5, इससे ज्यादा या कम, 5.5 से ज्यादा घटने लगा तो नेचर क्या हो गया? एसिडिक। देखते हो ना, आपका मुंह, जब आप सुबह उठते हो तो मुंह के अंदर खट्टापन ज्यादा नजर आ रहा होगा आपको, है ना? क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर क्या हो रहा होता है? बढ़ गया होता है। समझ पा रहे हो? तो आप क्या करते हो? ब्रश करते हो। ब्रश करने से फिर क्या हो जाता है? ताजगी आ जाती है, क्योंकि जितना एसिडिक नेचर वाला पोर्शन था वो क्या हो गया? खत्म। समझ पा रहे हो? आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो ब्रश क्या करता है? टूथपेस्ट क्या करता है? उसको मेंटेन करने का काम करता है। 5.5 से ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दांत टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? कि एसिडिक नेचर आपका जो है 5.5 से कम हो रहा है ना? हमेशा अधिक होना चाहिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी जस्ट बताया मैंने कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे स्टोमक के अंदर क्या HCl एसिड पाया जाता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.2 लगभग होता है। बहुत खतरनाक वाला एसिडिक नेचर होता है। समझ पा रहे हो ना HCl का? जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम किसको पीते हैं? इनो को। इनो लेके जाते हैं और इनो क्या करता है? एक्स्ट्रा एसिड को मार देता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और आगे हम बढ़े तो सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल बाय केमिकल प्रोसीड इन देयर बॉडी। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी कई सारे कीटाणु, जैसे चींटी काट लेती है, सांप काट लेता है, जानते हैं मेनली क्या होता है? मेनली हमारे बॉडी के अंदर एसिड जमा होने लगता है। एसिड की मात्रा क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। समझ पा रहे हैं? तो उस कंडीशन को समझते हुए हम पीएच वैल्यू देख लेंगे, भाई इसके अंदर एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब जो पॉइजन वगैरह होता है उसके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है? एसिड होता है। इससे हमारे बॉडी का एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है। हमारी बॉडी, पूरी बॉडी का ओवरऑल कितना होना चाहिए? 7.0 से 7.8 के बीच में। लेकिन अगर क्या होने लगा? चेंज होने लगा मोमेंटम, तो फिर क्या होगा? दिक्कत क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं, भाई जितना एक्स्ट्रा इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन जाके उस नेचर को क्या कर देता है? खत्म। इन जो जहर वगैरह, जैसे आपको सांप काटता है, तो सांप काटता है तो आप क्या लगवाते हो? एंटी वेनम। क्या लगवाते हो? एंटी वेनम। एंटी वेनम एक्चुअल में क्या करता है? पॉइजन को कट कर देता है। यस और नो? आया ना? पॉइजन को क्या करने लगता है? कट करने लगता है, काट देता है। जितना पॉइजन है आपके बॉडी के अंदर आता है उसको क्या कर देता है? काट देता है। कौन? एंटी वेनम। कब? जब सांप काटेगा। सांप काटेगा तो कौन सा इंजेक्शन लगवाएंगे आप? एंटी वेनम। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ से पीएच वैल्यू की मदद से बहुत चीजों को समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीएच वैल्यू कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। जैसा नो, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीजें देख ली, है ना? कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, और वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है, एल्कली क्या होती है ना? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, और इसके साथ साथ पीएच वैल्यू क्या होती है, और इसके साथ साथ यूज भी देख लिया पीएच वैल्यू का। ठीक है? तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देख ली है। आई होप जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अमर।